सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, मुद्रा और साख। मुद्रा मतलब करेंसी, पैसा। साख यानी कि क्रेडिट, लोन। इसका अंग्रेजी का मतलब ये होता है। मुद्रा और साख में मुद्रा यानी पैसा, मनी, नोट, कॉइन, इसको हम कैसे किस किस रूप में प्रयोग करते हैं देखेंगे। अभी जो बैंकिंग प्रणाली है, मुद्रा के भारत की जो मौजूदा स्थिति है, या कहें कि कंप्यूटराइजेशन हो गया है, कंप्यूटरीकरण हो गया है, उससे कैसे मुद्रा का विस्तार हो रहा है, इसमें हम पेपर मनी की बात करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि कैसे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर किसी चीज के, केवल आप कंप्यूटर के क्लिक से, माउस के क्लिक से कर सकते हैं। इसके अलावा साख, साख मतलब होता है क्रेडिट। जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप साख आपको दी जाती है, या आप उससे पैसा ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। तो आप किसी इंसान से ले सकते हैं, किसी साहूकार से ले सकते हैं, अपने दोस्त से ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, और आप एक बैंक से ले सकते हैं। इस पे क्या क्या लोगों का असर होता है इस साख पे, और क्या क्या इसकी अवधारणा है। साख से जुड़ा हुआ, जैसे आप जब पैसा लेंगे या आपको बैंक पैसा देगा तो उससे एक जरूरी चीज जुड़ी हुई है कि गरीबों को ये साख या क्रेडिट या लोन या पैसा कैसे मिलता है और कौन कौन से शर्तों पे मिलता है, और जो सामाजिक चुनौतियां हैं विकासशील देशों की, उन देशों की जिनमें विकास अभी जारी है, वो पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं, वहां पर हमको और क्या क्या करने की जरूरत है। बगैर किसी चीज के, या कहें बगैर कोई भी चीज बगैर पैसे के नहीं आती। आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप किसी टेम्पो में बैठते हैं, पैसा देना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। किसी बस में बैठते हैं, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो कोई भी आपको बगैर पैसे के कुछ नहीं देगा। पैसा, मुद्रा, कोई भी मुद्रा के बगैर कुछ नहीं आपको देगा या लेगा। तो मुद्रा, ये इसका इस्तेमाल हम डेली, रोजाना करते हैं, जीवन का एक ये अंग है। अब इससे हम वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुएं इससे बेची जा रही, और साथ में सेवाएं भी मिल रही हैं। जैसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप कुछ खरीदते तो नहीं। अगर आप शर्ट खरीदते हैं तो वो आप पैसा देके खरीद रहे हैं, लेकिन आप कहीं से कहीं जा रहे हैं तो आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं, आप सेवाएं ले रहे हैं। अब जब आदान प्रदान होता है, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बाद आप भुगतान करते हैं, पैसा देते हैं। बगैर उसके अगर आप शर्ट खरीद लेंगे या ले लेंगे, खरीद नहीं लेंगे, ले लेंगे और आप जाने लगेंगे तो आपको दुकानदार रोकेगा कि साहब आप पैसे देके जाइए। भुगतान का वादा होता है। तो जिसके पास भी पैसा है, जिसके पास भी मुद्रा है, वो ये एक्सचेंज जो हो रहा है, कपड़ा वो आप ले रहे हैं, आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो इस कपड़ा लेना और देना, इसके बीच में पैसा इन्वॉल्व है। तो ये पैसा बड़ा एक, या मुद्रा बड़ा एक इंटरमीडिएटरी है, या ये कहें कि उस एक ऐसी चीज आ गई जिससे सारी चीजों का ट्रांजैक्शन होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। अब आपने कुछ खरीदा, जैसे ये साहब हैं, ये आपने इनसे खरीदा, इनके पास दुकान है, अब इनके पास पैसे आए, अब ये कोई और चीज खरीद सकते हैं, तो इसी पैसे को वो कहीं और यूज करेंगे। तो इस तरीके से एक पैसे का चक्र बनता है। मुद्रा जो है वह आपके हाथ से कहीं और जाती है, वहां से कहीं और जाती है। इस तरीके से मुद्रा चलन में है। अब आप ये समझिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि एक बार्टर सिस्टम हम कहते हैं, बार्टर सिस्टम इसे कहेंगे। इसका नाम मैं बताऊंगा, आप पहले समझिए। अंग्रेजी में इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। हुआ ये कि ये साहब हैं, इन्होंने वीट यानी गेहूं उगाया। अब ये गए गेहूं लेके, क्योंकि इनके पास तो गेहूं है, इनके पास पैसा नहीं। ये इस गेहूं को बेचेंगे तो पैसा पाएंगे, लेकिन हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि इनके पास वीट है, गेहूं है, ये जाते हैं इनके पास, मोची के पास, और ये कहते हैं कि मुझे जूता चाहिए। तो ये वीट एक अमाउंट, एक ये कहिए कि एक मात्रा इनको दे देंगे, और ये साहब इनसे वीट ले लेंगे और जूता दे देंगे। तो इसमें कहीं पैसा नहीं आया, कहीं भी विनिमय नहीं हुआ पैसे का, मुद्रा बीच में नहीं आई, लेकिन एक्सचेंज जरूर हुआ। एक्सचेंज विनिमय कैसे हुआ
कि इन्होंने इनको वीट दिया, इन्होंने बदले में इनको जूता दे दिया। लेकिन अब यहां पर साहब एक बैठे हैं, उन्होंने कहा हमें जूता चाहिए, लेकिन इनके पास गेहूं नहीं है। अब इनको जूता देना है, लेकिन इनको चाहिए गेहूं, तो ये इनसे तो कुछ नहीं लेंगे, इनके साथ इन्होंने लिया, क्योंकि इनके बीच में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था कि इनको गेहूं चाहिए, गेहूं बेचना था, इनको जूते बेचने थे, और इनको चाहिए था गेहूं और इनको चाहिए थे जूते। तब तो बात बन गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो इन दोनों के बीच में हो रहा है कि साहब हमको तो जूते बेचने हैं, लेकिन ये कहते हैं हमको तो जूते नहीं चाहिए, तो इनके बीच में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं है। तो बार्टर सिस्टम जो होता है, इसमें चीजें दी ली जाती हैं, इसमें पैसा नहीं होता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब दोनों पार्टी को वही चाहिए जो उसको आवश्यकता हो। अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो वो क्यों इससे वीट खरीदेगा या जूता लेगा। तो जूता निर्माण का जो हमने उदाहरण अभी मैंने आपको पेश किया, इसमें आप देखें कि गेहूं और जूता दिया गया। लेकिन अगर किसी को नहीं बेचना है, किसी को वो चीज नहीं चाहिए, तो वो ये ट्रांजैक्शन या ये विनिमय नहीं हो पाएगा। यानी जब चीजें खरीदने की सहमति हो, बेचने की सहमति हो दोनों पक्ष में, तभी हम इसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे मैं बार्टर सिस्टम कहता हूं, ये वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये जो बार्टर सिस्टम है, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और इसमें जरूरी यह है कि दोनों पार्टी की रजामंदी हो कि हाँ मैं यही चीज लूंगा और हाँ मैं यही चीज दूंगा। इसमें मुद्रा विनिमय नहीं है, इसमें कहीं पैसा नहीं है, इसमें कोई करेंसी नहीं है, इसमें कोई नोट नहीं है। तो यहां पर पैसा नहीं है। इसे चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, अब इसको मैं दूसरी तरीके से समझता हूं। यही चीज अब इन्होंने कहा कि मुझे गेहूं बेचना है, ये गए कहीं, इन्होंने गेहूं बेचा, वहां से ये रुपया लेके आए। अब ये रुपया लेके गए इनके पास, इनको जूता चाहिए था, इनको पैसा दे दिया, इन्होंने जूता इनको दे दिया और यहां इनको पैसा मिल गया। अब ये गए इनके पास, जो भी ये चीज बेचना चाह रहे हैं, ये जो पैसा इनको मिला वो यहां लगा, इनको देके ये चीज ले लेंगे। यानी कि अब जब पैसा आ गया तो एक्सचेंज कितना आसान हो गया, इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग की जरूरत ही नहीं। जो सिक्कों का चलन है, रुपयों का चलन है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में लोग अनाज और पशु, यानी जो भी खाद्यान्न होता था, गेहूं, चावल, इस तरीके की चीजें, और साथ में पशु, गाय, बकरी, भेड़, बैल, ये मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। पहले पैसा तो नहीं चलता था, अनाज दे दिया कुछ ले लिया, पशु दे दिया कुछ ले लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे जब आपने बहुत हिस्ट्री में देखा कि सोना, चांदी, तांबे, ये बड़े महंगे कहें मेटल्स हैं और धातु हैं, तो इन धातुओं के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। शुरुआत में महंगे धातु इस्तेमाल किए गए। अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर प्रारंभिक आहत सिक्के हैं, ये 2500 साल पुराने हैं। ये गुप्तकालीन सिक्का है, अब ये जरा गोल हो गया, आजकल के सिक्के भी गोल होते हैं। ये तुगलक के जमाने के सिक्के हैं, ये अकबरकालीन सोने की मोहर है। सोने की मोहर इतनी महंगी होती है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते आज के समय। इसी तरीके से ये आधुनिक सिक्का है, और आधुनिक सिक्का ये 1 रुपये का सिक्का है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 5-10 पैसे बंद हो चुके हैं, 25 पैसे अभी भी चलते हैं। इसके साथ ये कागज के नोट हैं। ये जो नोट है 5 रुपए का, 100 रुपए का, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका 20 रुपए का और 5 रुपए का, ये सारे कागज के नोट हैं। अब ये जो नोट है या ये जो सिक्के हैं जो आज प्रचलन में है, वो इस महंगे धातु से नहीं बने, लेकिन पहले ऐसे ही चलता था, यानी बहुत पहले से इसका प्रचलन है। तो करेंसी मुद्रा, यानी कहें कि कागज की मुद्रा, करेंसी जिसे कहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान में बात करेंगे तो रुपया चलेगा, थोड़ा सा अगर बांग्लादेश में चले जाएंगे तो टका चलेगा, अगर आप यूएस में चले जाएं तो डॉलर्स चलेगा। लेकिन बात एक ही है कि उस रुपए की वैल्यू के हिसाब से चीजें आप खरीदेंगे। आज के जमाने में सोना, चांदी, तांबे के सिक्के नहीं बनते, लेकिन विनिमय का जो माध्यम है इसको हम स्वीकार करते हैं। ये जो नोट और ये जो चवन्नियां, अठन्नियां या फिर आपको रुपये दिख रहे हैं, वो अब आप देखिए कि मैं ये 5 रुपए दूंगा तो आप ले लेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? ये 100 रुपए देंगे आप मुझे, मैं ले लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दुकानदार को देंगे, दुकानदार ले लेगा इसे। वो इस कारण से क्योंकि सरकार इसे प्राधिकृत करती है, सरकार इसे ऑथराइज करती है। सरकार कहती है कि हाँ ये 100 रुपए हमारे द्वारा है
और किसने निकाला इसको? इसको निकाला भारतीय रिजर्व बैंक। ये केंद्रीय सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करेंसी नोट छापती है। करेंसी नोट, ये सारे जो नोट देख रहे हैं, यानी कि जो नोट आप प्रचलन में देखते हैं, वो सारे आरबीआई छापती है और ये प्रचलन में आते हैं। तो भारतीय कानून के अनुसार अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं तो आप 100 रुपए लेने से मना नहीं कर सकते। इस 100 रुपए को आप लेंगे ही लेंगे। अगर मैं अपने एक कागज बनाऊं, उस पर 100 लिख दूं, वो आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए नहीं है। लेकिन ये लेना आपकी बाध्यता है। किसी दुकानदार को आप ये 100 रुपए देंगे तो बाध्यता है, ये सरकार ने इसको चलाया है, सरकार ने प्राधिकृत किया है, तो कानून के अनुसार ये रुपया प्रचलन में है। कोई भी कानूनी तौर पर आपके रुपयों को मना नहीं कर सकता, जो सरकारी नोट है, सरकारी करेंसी है। इसके अलावा एक चीज आती है बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप का मतलब होता है डिपोजिशन। डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो होता यह है कि लोग जो पैसा है, मनी है, करेंसी है, वो बैंक में जाते हैं। बैंक में बताऊंगा, बैंक कुछ होता नहीं, एक बिल्डिंग है, समझ लीजिए। एक बिल्डिंग है, एक जगह है, एक इंस्टीट्यूशन है, जहां पर आप पैसे देते हैं, पैसे जमा होते हैं, और जब आपको जरूरत होती है आप वो पैसे निकाल लेते हैं। तो लोग मुद्रा यानी पैसा, करेंसी, ये बैंकों में जाके जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साहब हैं, आप 1000 रुपए कमाते हैं और आप 800 रुपए पूरे महीने खर्च कर देते हैं, 200 रुपए आपके पास बचते हैं। ये 200 रुपए का आप क्या करेंगे? आप जाके बैंक में जमा कर देंगे। आप बैंक में जाएंगे, अपना खाता खोलेंगे, यानी कि आपके नाम का एक अकाउंट बनेगा, आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा। जब मान लीजिए आप एसबीआई बैंक में जाते हैं, पीएनबी बैंक में जाते हैं, वहां जाके आप एक अपना अकाउंट खोलते हैं और वहां पर आप ये पैसा जमा करते हैं। फायदा क्या है बैंकों में निक्षेप का? कि बैंकों में जब भी आप पैसा जमा करना चाहें कर सकते हैं, उनके टाइमिंग के हिसाब से। और आज तो खैर, आजकल तो क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, तो आप किसी भी समय पैसे जमा और कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उनको दूसरों को दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जब आप पैसा जमा करते हैं, उसे हम निक्षेप कहते हैं। और जब धन की मांग करते हैं, या ये है कि बैंक में गए, आपने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए, एक कागज में आप सारी पर्टिकुलर्स भरते हैं, वो बैंक में देते हैं। बैंक का जो कर्मचारी है वो आपको पैसा दे देगा। ये 200 रुपए आपने जमा किया। अब ये 200 रुपए जो जमा किया, इसका फायदा क्या? आप ये कहेंगे कि मैं बैंक में क्यों जमा करूं, मैं अपने जेब में क्यों ना रखूं, मैं अपने घर में क्यों ना रखूं। तो 200 रुपए आप अपने घर में रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैंक में रखने का फायदा ये है कि बैंक आपको इस पे इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको इस पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। इंटरेस्ट 200 रुपए आपने जमा किए, बैंक ने कहा कि मैं हर साल, या ये कहें हर महीना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, हर महीने के बारे में बात कर लेते हैं, हर महीने आपको 4% दूंगा जो आप पैसा रखेंगे। तो अगर मैं इसका 4% निकालूं, 4/100 कितना बनता है? 8। यानी आप 200 रुपए रखेंगे, आज मान लीजिए आज रखा आपने, एक महीने बाद ये 200 रुपए बन जाएंगे 208 रुपए। तो ये जो आप बैंक में आपने रखा है पैसा, उसमें 8 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाया, 8 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। ओके, ये होता है बैंक में निक्षेप करना और बैंक में निक्षेप के फायदे। अब आप चाहते हैं कि बैंक आप चाहते हैं इनको पैसा दें, लेकिन पैसा थोड़ा बड़ा है, और पैसा थोड़ा बड़ा है तो आप चाहते हैं कि बैंक आप ना जाएं, आप पैसे ना निकालें, क्योंकि बैंक का समय होता है, आपको अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है। बैंक की लाइन में अगर लाइन लगती है तो लाइन लगानी पड़ती है, और वहां से पैसे निकालने पड़ते हैं, कुछ समय लगेगा इसमें। तो आप क्या करेंगे? बैंक ने आपको एक सुविधा दी हुई है जिसे हम कहते हैं चेक। चेक क्या करता है? चेक भी एक कागज ही होता है, और कागज जो होता है, यानी कि ये जो चेक आप देख पा रहे हैं, इसमें आपने क्या किया? आपको इन साहब को पैसा देने, मान लीजिए 57,000 आपको इन साहब को देने। आपने क्या किया? बैंक ने आपको एक चेक दे रखा है, इस चेक में आप 57,000 भरते हैं। ये प्रेम कुमार साहब है, मान लीजिए ये प्रेम कुमार साहब है, इनके नाम पे आपने ये चेक लिख दिया। आपने कहा प्रेम कुमार पे टू, यहां पर आपने कहा, मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए चेक कैसे होता है। तो प्रेम कुमार साहब के नाम पे आपने लिख दिया, यहां पर आपने डेट डाल दी। आपने कहा अकाउंट पे कि प्रेम कुमार साहब जब इसको बैंक में, अपने बैंक में जमा करें, तो ये उनके अकाउंट में ये चेक जमा हो जाए। आपने कहा 57,000 यहाँ शब्दों में लिख दिया, यहाँ पर आपने नंबर्स में लिख दिया, यहाँ पर आपने साइन कर दिया। मान लीजिए आप मोहम्मद सलीम, आपने यहाँ पर साइन कर दिया। ये जो चेक है ये आपके बैंक ने आपको दिया हुआ, ये आपका खाता नंबर है। जैसे मैंने कहा, आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपको
खाता नंबर मिलता है, आपका अकाउंट खुलता है। ये आपका खाता नंबर है, इससे आप आइडेंटिफाई होते हैं कि आप मोहम्मद सलीम हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक की है, ये चेक का नंबर है। चेक का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चेक के नंबर से पता चलता है कभी कुछ अगर चीजें होती है तो उससे पता लग जाता है कि ये चेक का नंबर है। बाकी ये बैंक द्वारा इस्तेमाल करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं। आपने क्या किया कि यहाँ पर इस चेक को लिखा, प्रेम कुमार साहब को दे दिया, प्रेम कुमार साहब के हाथ में ये चीज आ गई। अब प्रेम कुमार साहब अपने बैंक में गए, उन्होंने क्या किया कि आप ना बैंक गए, ना आपने कोई कैश दिया, ना आपके हाथ में कोई करेंसी है, आपने एक चेक लिखा, इन साहब को दे दिया। अब ये साहब गए अपने बैंक में, मान लीजिए इनका बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने ये चेक जो है वो जमा कर दिया अपने अकाउंट में। ये गए, इन्होंने अपने पीएनबी बैंक में जमा कर दिया इस चेक को। जैसे ये चेक जमा हुआ, पीएनबी एसबीआई से, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 57,000 ले लेगा और प्रेम कुमार के खाते में डाल देगा, क्योंकि अकाउंट पे ही है, अकाउंट पे ही है। तो जो आपने कागज दिया है, इसका मतलब ये है कि अब एसबीआई ये वादा करता है कि हाँ मैं प्रेम कुमार को 57,000 दूंगा। ये एसबीआई वादा कर रहा है, आप नहीं कर रहे, क्योंकि चेक एसबीआई ने आपको दिया है। तो आप जाएंगे और ये पैसा यहां पर जमा करेंगे। ये मतलब होता है चेक का। तो ये जो चेक है, ये ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम, जो हमने 57,000 देखी, उसका भुगतान करने का आदेश देता है। ये एक आधिकारिक कागज है उनका। तो आप नकद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई करेंसी नहीं है, आप सीधा चेक लिख रहे हैं और उस बंदे को आप ये पैसा दे रहे हैं, और ये भी मान रहा है क्योंकि ये चेक वैध है, कानूनी है, बैंक ने आपको दिया है। तो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में एक मुद्रा का स्वरूप है। ये 57,000 एक मुद्रा है, ये भी चेक एक मुद्रा है, बट इसमें डायरेक्ट मुद्रा नहीं होती है। हाथ में आपके 57,000 रुपए 500, 1000 या 2000 के नोट में नहीं होते। अब बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक में ऋण आपको मिलता है, आप एक बैंक में गए, आपने कहा मुझे लोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेनी, या मेरा एक इंडस्ट्री मुझे स्थापित करनी है, आप मुझे ऋण दीजिए। बैंक कहेगा बिल्कुल लीजिए आप। अब ये बैंक ऋण कहां से देता है, बैंक वाले पैसे कहां से लाएंगे? ये वही पैसा है जो आपने जमा किया है। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये सारे जमा करता है, इसमें मैं हूं, आप हैं, सब लोग हैं, हम लोग गए बैंक, हमने पैसा जमा कर दिया और हमको 4% के हिसाब से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 4% के हिसाब से हमें 200 रुपए अगर हमने जमा कर रहे हैं तो 208 रुपए हर महीने मिल रहा है। एग्जाम्पल है ये। अब क्या हुआ कि बैंक के पास इन सारे लोगों का, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन सब का पैसा जमा है, बैंक के पास ये सारी पैसा जमा है। अब ये कर्जदार आए, इनको एक इंडस्ट्री स्थापित करनी है, इनको अपनी हो सकता है कार लेनी हो, इनको अपने बच्चे को पढ़ाना हो, तो ये इनके पास गया, बैंक ने कहा बिल्कुल मैं लोन देता हूं आपको, तो ये इनको लोन देंगे। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी लोन। अब आप देखें कि मान लीजिए बैंक इनको देता है, वो उसी अमाउंट को मैं ले रहा हूं, उसी अमाउंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उस अमाउंट को आगे बढ़ाता हूं, यानी कि 200 रुपए आपने यहाँ पर जमा किए। अब मान लीजिए बैंक, वैसे बैंक 200 रुपए ये तो बहुत कम अमाउंट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि 200 रुपए इन साहब को देता है कर्ज के रूप में। ये कर्जदार हो जाते हैं, ये कर्जदार है जो जमा करता है, वो आप और मैं है, कर्जदार जो है ये हम भी हो सकते हैं। तो 200 रुपए बैंक इनको देता है, 200 रुपए जो आपको दिए गए उसमें उन्होंने 4% लोन दिया, 4% इंटरेस्ट दिया, तो आपको 8 रुपए मिले 200 पे। अब बैंक जब जमाकर्ता को ये कहें देता है तो 4% उसको इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब कर्जदार को ये कर्ज देता है तो ये ज्यादा रेट पे देता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे देता है। बैंक ये कहता है कि मैं आपको 200 रुपए तो दूंगा, लेकिन आपसे लूंगा मैं 10%। आप मुझे हर महीने 10%, ये जो हमने पैसा दिया है वो 10% आप मुझे बैंक को देते रहेंगे। तो 10% आपको तो 8 रुपए मिल रहे हैं 200 में, और बैंक कितना कमा रहा है, 200 का आप 10% ले लीजिए, 10/100 कर देता हूं, तो 200 पे ये आपका बन गया 20 रुपए। तो आपको बैंक दे रहा है आपके 200 रुपए पे 8 रुपए, और जो जिसने लोन लिया है, जिसने साख ली है, जिसने क्रेडिट लिया है, उससे बैंक ले रहा है 20 रुपए, यानी 20 - 8 12 रुपए बैंक का फायदा, बैंक का प्रॉफिट है ये। तो बैंक इस तरीके से कमाता है, बैंक लोन से ज्यादा कमाता है। तो बैंक जनता से पैसा लेता है और इसका एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है। तो अगर मान लीजिए इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं और इन्होंने जमा किया 100 रुपए, तो कितना हो गया, ये आपका 10,000 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 100 लोग हैं, 100 रुपए जमा किया है, तो 10,000 हो गया। इस 10,000 रुपए का आप 15% निकाल लीजिए,
ये हो गया 1500। तो 10,000 का ये 1500 जो अमाउंट है 15%, ये बैंक हमेशा रखेगा। बैंक के पास हमेशा 15% तो होना ही चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं देखिए साहब हमने पैसा जमा किया था, हमें पैसे निकालना है, तो बैंक इनको मना तो कर नहीं सकता कि नहीं नहीं आज हमारे पास पैसा नहीं, आप जाइए। ये बैंक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैंक के पास इनके पैसे हैं। बैंक की ये बाध्यता है, क्योंकि इन्होंने पैसे जमा किए हैं, बैंक उन्हें दे। लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। ये बहुत हाईली अनलाइकली है कि ये सारे के सारे लोग एक साथ चले आए, 100 के 100 लोग एक साथ चले आए, बोले कि हमको अपना पैसा निकालना है। ऐसा तो नहीं होगा। इसमें से 100 में से 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, तो 15% बैंक अपने पास रखता है नकद के रूप में, ताकि ये उन लोगों को जिन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको पैसा दे सके। इसके अलावा ऋण आवश्यकताएं, जैसे ऋण अगर किसी को देना हो, तो मैंने जैसे आपके पास बताया कि जमाकर्ता जो जमा पैसा रखता है और कर्जदार कर्ज लेता है, उसके बीच में बैंक एक मध्यस्थता करता है, एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। और वो ब्याज पे जो इंटरेस्ट मैं कह रहा हूं ना, ये 4% या 10%, ये इसको कहते हैं ब्याज। तो आपको तो वो 4% ब्याज पे पैसा रखवा रहा है, लेकिन इनको 10% पे पैसा दे रहा है। तो ये ब्याज आपको दे रहा है और उनसे ले रहा है। तो जो कर्जदारों ने ब्याज दिया और जमाकर्ताओं ने जो ब्याज लिया, इसका जो अंतर है, जो मैंने आपको 20 - 8 बताया, यही बैंकों की आय है। बैंक यहीं से कमाते हैं, यही इसका मुख्य स्रोत है बैंकों को कमाने का। अब ऋण जो है, साख की 2 विभिन्न स्थितियां हो सकती है। साख मतलब ऋण समझ लीजिए, क्रेडिट समझ लीजिए। इसमें 2 चीजें हैं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम 2 एग्जांपल देखेंगे। त्योहार का मौसम है, 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है। जूता निर्माता है सलीम साहब। एक बड़े व्यापारी से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 3000 जोड़ी जूते बनाने का। इनको 1 महीने में पूरा करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, ये काम पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए लोगों की जरूरत है, मजदूर रखते हैं। ये मजदूर लेते हैं, साथ में इनको कच्चा माल भी खरीदना है। तो ये इसके लिए क्या करते हैं कि 2 तरीकों से ऋण लेते हैं, 2 स्रोतों से, 2 जगहों से, ये 2 सोर्सेस से पैसा लेते हैं। पहला ये जाते हैं चमड़ा व्यापारी के पास, उनको ये कहते हैं साहब मुझे चमड़ा दे दीजिए और मेरा जैसे ही ये काम हो जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं आपको लौटा दूंगा। तो क्योंकि चमड़ा व्यापारी जानता है सलीम को कि हाँ सलीम काम करता रहता है, तो उसको वो क्रेडिट दे देता है, या साख पे पैसा दे देता है, या पैसा नहीं देता, वो चमड़ा दे देता, पैसा नहीं लेता है। उसके बाद वो जिनसे काम मिला है, ये 3000 जूतों का काम मिला है, उनसे कहता है साहब मुझे काम शुरू करना है, आप मुझे 1000 जूतों का पहले से भुगतान कर दीजिए, यानी इसका एडवांस पैसा दे दीजिए। 1000 जूतों का उससे पैसा मिलता है, वो मजदूरों को पैसा देगा और साथ में वो जो अलग और भी काम है उनमें ये पैसा लगाएगा। उसका ऑर्डर पूरा हो जाता है, वो 3000 जूते बना लेता है और जाके वो जो बाकी 2000 जूते हैं वो दे देता है, मतलब तीनों हजार जूते देता है और बाकी 2000 जूते के पैसे ले लेता है। तो सलीम के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, वो मजदूरों को भी पैसा दे देता है, वो साथ में जो चमड़ा व्यापारी है जिससे उसने चमड़ा लिया उनको भी पैसा दे देता है। उसके अलावा उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाता है। ये एक तरीका का प्रॉफिट है, यानी कि ये साख की 2 विभिन्न स्थितियां। एक स्थितियां ये देखिए, एक थोड़ी सी अलग स्थिति है। इसमें यहां पर स्वप्ना है, छोटी किसान है, इस बेचारी के पास केवल 3 एकड़ जमीन है, मूंगफली उगाती है। अब इन्होंने सोचा कि मैं मूंगफली उगाती हूँ, मुझे मेरे जो पैसा बनेगा उससे मेरे अच्छी जिंदगी चलेगी। तो वो जाती है और जाके वो साहूकार के पास जाती है, मनी लेंडर के पास जाती है और उनसे ऋण ले लेती है कि साहब मैं ये करने जा रही हूँ, मुझे ऋण दे दीजिए। अब फसल जो होता है क्या है कि जो साहूकार है वो पैसा दे देता है, लेकिन अब ये देखती है कि इसकी फसल जो है खराब हो रही, मौसम भी ठीक नहीं है, फसल खराब हो रही, तो कीटनाशक के लिए पैसा फिर से लेने जाती है, साहूकार से वो पैसा लेती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये चीजें तो खराब हो गई, इनकी पूरी की पूरी ये क्रॉप खराब हो जाती है। तो जो उसने पैसे पहले लिए थे और कीटनाशक के लिए जो पैसे लिए वो डबल हो गए, 2 पैसे ले लिए उसने। उसके बाद वो सारी चीज खत्म हो गई, लेकिन अब वो अगले साल वो दोबारा कोशिश करती है, वो कहती है चलो मैं दोबारा करती हूँ, तो एक बार और उधार ले लेती है। पिछला तो वो चुका नहीं पाई। अब मान लीजिए अगर इस बार खेती अच्छी हो जाती है तो जब लौटाती है तो इस बार का लौटा पाई, इस बार का प्रॉफिट लौटा पाई, पिछले बार का तो अभी तक बाकी है। यानी वो कर्ज के जाल में फंस गई, स्वप्ना कर्ज के जाल में फंस गई और उसके बाद अपने पैसे चुकाने के लिए वो 3 एकड़ में से उसको 1 एकड़ बेचना पड़ता है। ये 2 चीजें आपने देखी कि जो अलग अलग तरीके का ऋण है। ऋण मतलब होता है उधार, इसी को साख कहते हैं, इसी को क्रेडिट कहते हैं।
तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के दो मैंने एग्जाम्पल दिए। तो सलीम जो है उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। कैसे किया? ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे, जो भी पैसा उसको लग रहा है और जो उत्पादन का समय है उसमें पैसा, ये जो भी उसने ऋण लिया है वो मदद करता है, कमाई को बढ़ाता है। और ये जो ऋण है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। उसको प्रॉफिट भी होता है। उसको लोग दो तरीके के ऋण उसने लिए थे। एक चमड़ा व्यापारी से कहा कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे चमड़ा दे दीजिए। और उसके बाद जो साहब हैं जिनके वो जूते बना रहा है उससे वो 1000 जूते के पैसे पहले ले लेता है। तो यहाँ काम बन गया। अब आती है ग्रामीण इसके बारे में, स्वप्ना के बारे में। इनको फसल उगानी थी, उनको बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली, उपकरण, ये सब चीजें चाहिए। अब ये ऋतु के ऊपर होती है, जलवायु के ऊपर होता है कि वो फसल स्वप्ना की चलेगी कि नहीं चलेगी। उसी के ऊपर वो कमाई कर पाएगी, कमाई होगी नहीं होगी इसकी भी कोई कंफर्मेशन या फिर गारंटी नहीं। अब स्वप्ना का हमने देखा कि उसकी फसल हो गई बर्बाद। अब जब फसल बर्बाद हो गई तो जो उसने पैसे लिए थे पहले, उसके बाद उसने कीटनाशकों के लिए या इन सब चीजों के लिए वो सब भी उसको देने पड़ेंगे। यानी कि अब स्वप्ना की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई। तो ऋण जो उसने लिया था उसने उसको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी। तो हर ऋण जो भी आप देख रहे हैं उसकी कुछ शर्तें होती हैं। हर ऋण की कुछ शर्तें होती हैं और इन शर्तों की चर्चा हम अगले बार करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।